नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सेट नंबर 8 को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और यार देखें, कई बार होता है कि कुछ बच्चा को पीडीएफ मिल नहीं पाता, यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डलता है वो खुल नहीं पाता, तो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल का हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब से जो है सेट वहीं पे डलेगा, आप लोग वहाँ से सेट को हमेशा डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है यार डीके शर्मा। डीके शर्मा मैथमेटिक्स आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा और वहाँ पे सारा सेट जो है आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें यार, एक बात आपके लिए समझना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि कोई वर्कर जो है आधा काम 4 दिन में करता है, आधा काम 4 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप सबको पता है एफिशिएंसी और डे जो होता है एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर आधा काम 4 दिन में, मेरे भाई आधा काम 4 दिन में करता है तो पूरा काम करने में टाइम 2 गुना लगेगा, यानी कि पूरा काम करेगा कितने दिन में? 8 दिन में। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 1/3 काम जो है वो 5 दिन में करता है, 1/3 काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा काम करने में उसको टाइम 3 गुना लगेगा, यानी कितने दिन? 15 दिन लगेगा। अगर मैं बोलूं 1/4 काम करने में 5 दिन लग रहा है, 1/4 काम करने में 5 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम लगेगा 4 गुना, यानी कितने दिन? 20 दिन। तो ये बात आपके लिए समझना जरूरी था कि आधा काम करने में 4 दिन, तो पूरा काम करने में कितना दिन? टाइम 2 गुना लेगा। 1/3 काम करने में अगर 5 दिन ले रहा है तो पूरा काम करने में टाइम 3 गुना लेगा। क्लियर है बात? चलें आगे आ जाए सवाल पे। यार कहा बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए आधा काम करता है। ये टाइम का रिलेशन दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है ना, सपोज बी काम को 1 घंटे में करता है, बी काम को कितने घंटे में? 1 घंटे में करता है, तो ए जो है 1/3 घंटा में आधा काम, ए इतने समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने में ए को टाइम लगेगा 2 गुना। क्लियर है बात? तो ये दोनों के टाइम का रेशियो आ गया। इस बात को समझना जरूरी है मेरे भाई, एक बार फिर से समझिए। का बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए आधा काम करता है। बी जितना टाइम लेता है ना, उसके 1/3 समय में ए आधे काम 1/3 समय में 1/3 घंटा में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने में टाइम लगेगा 2 गुना। क्लियर है बात? अब यार यहां से अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा। टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई हो जाएगा 3:2, यानी ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट और बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट का। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ए 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करेगा। तो 10 दिन में कितना कर दिया? 50 काम। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब का बी अकेले इस काम को कितने समय में? तो मेरे भाई बी 1 दिन में 2 काम, तो इस काम को कितने दिन में? बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो बी अकेले पूरा काम करेगा 25 दिन में। समझ गए होइएगा बात? देखिए कहा ए तथा बी स्टेशन एक सिद्ध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर के दूरी पर है। ए और बी दोनों स्टेशनों के बीच का ये फासला दिया है। ए और बी ये 2 स्टेशन हैं का इन दोनों के बीच का फासला जो है, डिस्टेंस जो है 110 किलोमीटर है। आगे बोला एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन ए से चल रही है कितना बजे? तो आप बोलेंगे सर जी 7 बजे, 7 AM मॉर्निंग में। थोड़ा बड़ा लिखते हैं यार। 7 बजे एक गाड़ी चली है 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से।
समझ रहे हैं बात को। का दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से 8 बजे चलती है और 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है। उसी स्टेशन से यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्टेशन बी से होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार का जरूरत है यार। दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से नहीं, दूसरी रेलगाड़ी जो है बी स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से। यहां तक समझ पा रहे होंगे। अब यार देखें एक चीज, पहला रेलगाड़ी जो है स्टेशन ए से 7 बजे चली, पहला रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे चली और दूसरा रेलगाड़ी जो है स्टेशन बी से 8 बजे चलती है। तो यार दूसरा रेलगाड़ी को चलने तक पहला रेलगाड़ी जो है 1 घंटा चल चुकी है। इस बात को समझना जरूरी है मेरे भाई कि दूसरा रेलगाड़ी अगर 8 बजे चली और पहला रेलगाड़ी 7 बजे ही चल दी है, यानी कि पहला रेलगाड़ी जो है दूसरा रेलगाड़ी को चलने तक 1 घंटा चल चुकी है। तो 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 1 घंटा में ये कितना दूरी तय कर ली? तो आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। टोटल 110 किलोमीटर है, जिसमें ये 8 बजे यहां पर आ गई है। 20 किलोमीटर फासला तय करके अब 8 बजे दूसरा रेलगाड़ी यहां से चलना प्रारंभ कर दी। तो आप बताना 8 बजे के बाद दोनों रेलगाड़ी के बीच फासला कितना है? तो बोलेंगे सर टोटल 110 था, ये 8 बजे तक 20 तय कर ली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया है 90 किलोमीटर। अब इस 90 किलोमीटर को एक भी चलना प्रारंभ की 8 बजे, यहां से बी भी 8 बजे चलना प्रारंभ कर दी। तो 90 किलोमीटर फासला तय करने में समय लगा कितना? और आप सभी को पता है समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड जुटेगा। 20 और 25 45, यानी कि मिलने में लगा समय 2 घंटा। सवाल का कितने बजे मिलेगी? 8 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ की, 8 बजे के बाद मिलने में 2 घंटा का समय लगा, यानी कि मॉर्निंग के 10 बजे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी। 450 रुपए प्रति घड़ी कहने का मतलब हुआ कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य है 450 रुपया। एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 450। इसने साफ शब्दों में लिख दिया कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य है 450 रुपया। क्लियर है बात। अब आगे कहा कि बेचने पर उसे 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य, देखें यार आप सभी को ये चीजें पता है कि प्रॉफिट कब होता है? जब कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें, तभी ना प्रॉफिट का घटना एक जिस्ट होगा। अर्थात प्रॉफिट होगा कब? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो प्रॉफिट होगा। अर्थात प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कुछ नहीं करना, ये रिलेशन अगर आपको पता है तो सवाल आप अच्छे से कर ले जाएंगे। कहा यार जैसे जैसे बोला बस उसका वैल्यू रखते जाइए। कहा 14 घड़ी को बेचा है, तो मेरे भाई 14 घड़ी अगर आपने बेचा है तो खरीदे भी होंगे कितना घड़ी? 14 घड़ी खरीदे होंगे। 14 घड़ी अगर बेचे हैं तो 14 घड़ी खरीदे होंगे। तो कहा कि लाभ जो हुआ ना, ये 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हुआ। लाभ 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हुआ। यूनिट लिखना जरूरी है। एक बार फिर से कहा 14 घड़ी बेचे, 14 घड़ी बेचे हैं तो खरीदे भी होंगे 14 घड़ी। तो लाभ जो हुआ ये 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हुआ, यानी 4 CP। अब यार माइनस 14 CP इधर आएगा तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 CP बराबर 14 SP। क्लियर है बात। तो 18 CP बराबर 14 SP। SP यानी 14 घड़ी का विक्रय मूल्य। ये क्या है? 14 घड़ी का विक्रय मूल्य। आपको इसने दे रखा है एक घड़ी का विक्रय मूल्य 450 रुपया, तो 14 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना? 14 गुना 450। अब 18 से काटिएगा, 18 दूना 36, 18 पचे 90, यानी CP कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25 चौक 100, हाथ में रहा 10, 25 10 35, 350 रुपया।
तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना होगा। लाभ बोला तो लाभ वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अगर हानि बोलता तो हानि वाला रिलेशन लिख लेते। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जितना ये चीज जानना जरूरी है कि एक्चुअल लाभ या प्रॉफिट तभी होगा, एक्चुअल लाभ है, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब आप जितना क्वांटिटी खरीदे उतना ही बेचे, यानी सेम क्वांटिटी के केस में एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आप निकाल पाएंगे। क्लियर है ना बात? तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा किसी शहर में 30% लोग अशिक्षित है, 30% लोग अशिक्षित है, यानी अशिक्षित लोगों का संख्या जो है ये कितना, 30%, यानी 30 लोग अशिक्षित है। क्लियर है बात? अब कहा 40% गरीब है, 40% गरीब है, तो मेरे भाई अगर 40% गरीब है तो धनी कितने लोग होगा? आप बोलेंगे सर 60%, यानी 60 लोग धनी होगा। देखें यार, अब ऐसा नहीं है कि 30% अशिक्षित है और बच गया 70%, उन 70 में से गरीब है 40, नहीं, कुछ गरीब लोग होंगे और कुछ धनी लोग होंगे, कुछ पुअर है कुछ रिच है, और उन दोनों को मिलाकर टोटल 30 लोग ऐसा है जो अशिक्षित है। ऐसा नहीं कि अशिक्षित है और बाकी 70% जो लोग है उसमें से गरीब और धनी। अशिक्षित ऐसा नहीं है कि ये कोई कौम है, अशिक्षित ऐसा नहीं है मेरे भाई। गरीब लोग हैं कुछ, कुछ धनी लोग हैं। किसी गांव में कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, और उन दोनों को मिलाकर उस गांव में टोटल जो अशिक्षित है ये 30 लोग है, टोटल अशिक्षित 30 लोग है। क्लियर है ना बात? अब कहा कि 40% यानी 40 लोग गरीब है तो बचे हुए 60 लोग धनी होंगे। अब आगे कहा धनी लोगों में से 33.1/3% अशिक्षित है। आप सभी को पता है 33.1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी कि टोटल 60 लोग अमीर हैं, उनका 1/3 गरीब है, अशिक्षित है, उनका 1/3 अशिक्षित है। यानी कितने धनी लोग अशिक्षित है? 20 लोग अशिक्षित है, यानी अमीर लोगों में से 20 लोग ऐसा है जो अशिक्षित है। तो कहा गरीब लोगों में से कितना अशिक्षित है? तो समझिए, देखें यार, टोटल अशिक्षित कितने हैं? 30 लोग, जिसमें से 20 लोग धनी परिवार से बिलोंग करता है, तो गरीब लोगों में कितना अशिक्षित होगा? तो आप कहेंगे सर टोटल 30 लोग अशिक्षित है, जिसमें से धनी अशिक्षित घटाइएगा तो 10 लोग जो अशिक्षित है ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो 10 लोग अशिक्षित है। टोटल कितने गरीब लोगों में से? 40 में से। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 0 से 0 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 25%। क्लियर बात? चलें आगे। देखिए यार, कहा मोहनी जी बैंक में 10% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 3000 रुपए जमा करती है। 3000 नहीं, यहाँ 30,000 होगा। 30,000 रुपए जमा करती है। अपनी लड़की के विवाह के खर्च निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से निकालना पड़ा। यार देखिए, 5 साल के लिए 10% के दर से उसने 30,000 रुपए जमा किए। क्लियर है बात? लेकिन कहा किसी कारणवश वो पूरा पैसा जो है 3 साल में निकाल लेती है, पूरा पैसा 3 साल में निकालना पड़ा, जिसके कारण ये हुआ कि उन्हें 5 वर्ष में जो राशि मिलती उससे 7800 रुपए कम मिले। 5 वर्ष के लिए 10% के दर से पैसे जमा किया, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने पैसे 3 वर्ष में निकाल ली, जिसके कारण ये हुआ कि 5 वर्षों में जो पैसा मिलता उससे 7800 रुपए उसे कम मिला है। तो कहा इस समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा किया हुआ प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर, यानी प्रेजेंट में, यानी 3 साल में जो पैसे निकाल लिए, तो कहा 3 साल के लिए बैंक द्वारा दिया गया ब्याज का दर क्या है? मान लेते हैं X%। क्लियर है बात? तो आप बताएं मेरे भाई, 30,000 रुपए उसने जमा किए 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्ष में 10% के दर से 30,000 रुपए पर ब्याज कितना मिलता? 50%। क्लियर है बात? 30,000 रुपए पर 5 वर्षों में 10% के दर से ब्याज मिलना था 50%। अब वही पैसा 3 साल में निकाल ली, तो आप बताना 30,000 रुपए पर 3 साल में X% के दर से ब्याज मिला कितना? तो 3X% ब्याज मिला। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि 30,000 रुपए पर
पर 5 वर्षों में 10% के दर से ब्याज मिलता इतना, वही 30,000 रुपए पर X% के दर से 3 साल में ब्याज मिला इतना, और इन दोनों ब्याज का जो डिफरेंस दिया है ये दिया है कितना 7800 रुपए। अब यार परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, या माइनस है ना। अब यहाँ 15,000 माइनस 30 गुना 3x 900x, 300 गुना 3x 900x बराबर 7800। यार 900x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7800 इधर आके घटेगा 0 2 7 7200। अब 900 से 7200 काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 9 8 72, यानी x बराबर 8%। क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए का ए और बी 16,000 तथा 12,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए अपनी पूंजी में से निकाल लिए तथा बी ने 5,000 और निवेश कर लिए। कहा इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 लगाकर व्यापार में पार्टनर हो गया। देखें यार ए बी सी 3 पार्टनर का ये केस है। सारे पार्टनर का पहले पूंजी लिख लीजिए, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, पूंजी लिख रहे हैं तो ओनली पूंजी से मतलब कब आया कब गया पर ध्यान नहीं देना। ए ने 16,000 लगाया, बी ने 12,000 और सी ने 21,000। 3 जीरो सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो 16 12 और 21। अब लाभ का रेशियो लिखना चाहते हैं। आप सभी को पता है सर लाभ होता है पूंजी गुना समय। कहा ए और बी ने बिजनेस चालू किया, 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, बी ने 5,000 रुपए निवेश कर दिए, और इसके 3 महीने बाद सी 21,000 लगाकर व्यापार में पार्टनर हुआ। वर्ष के अंत में 26,400 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में यानी टाइम भी क्लियर है कि ये जो बिजनेस है वो 1 साल अर्थात 12 महीने का है। तो आ जाए यार ए 3 महीने बाद 5,000 निकाल लिया, यानी 3 महीने तक तो ए का पूरा पूंजी रहा, तो 3 महीने में लाभ होगा पूंजी गुना समय। उसके बाद कहा कि 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिया, 16,000 में से 5,000 निकाल लिया तो रिमेनिंग बच गया कितना 11,000। अब ये बचा हुआ पैसा अगले कै महीने तक रहेगा, तो आपको पता है कि ये 12 महीने का बिजनेस है जिसमें 3 महीने तक तो टोटल पैसा लगा, तो ये बचा हुआ पैसा अगले 9 महीने तक बिजनेस में रहेगा। क्लियर है बात। अब कहा बी जो है 3 महीने बाद 5,000 रुपए निवेश किया, यानी 3 महीने तक तो बी का पूरा पैसा लगा रहा यही। अब का इसके बाद उसने 5,000 और निवेश कर दिया, तो 12,000 पहले से था, 5,000 और निवेश किया तो बी का पूंजी हो गया टोटल कितना 17,000, और ये पैसा जो है अगले 9 महीने तक बिजनेस में रहा होगा, मानते हैं बात। और सी के बारे में बोला, कहा 3 महीने तक तो ए और बी ने पैसे निकाले तथा डाले, और इसके 3 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हुआ, यानी सी टोटल 6 शुरू के 3 महीना तक तो ए और बी पैसे चेंज किया, और इसके 3 महीने बाद सी आया, यानी सी जो है 3 और 3 टोटल 6 महीने बाद आया। तो 12 महीने के व्यापार में सी जो है 6 महीने बाद आया, तो सी का पूंजी बिजनेस में रहा कै महीने तक, तो आप बोलेंगे सर 6 महीने तक। ये लाभ हो गया, तो 16 3 48 11 9 99, ये है 48 प्लस 99 कितना हो जाएगा 8 8 16 1 17 9 4 13 1 14 147, 12 3 36 9 7 63 9 6 15 153, 6 3 9 5 3 8 189 और 126। क्लियर बात। कटता है तो काट लीजिए यार, कटता है लगता है 3 से काटिएगा, 3 चौक 12 3 27, 3 छक 18 3 तिया 9, 3 चौक 12 3 दूना 6। क्लियर है बात। अब यार कहा क्या कि टोटल लाभ 26,400 हुआ है टोटल, यानी तीनों को मिलाकर टोटल लाभ कितना 9 3 12 12 2 14, हाथ में रहा 1 6 4 10 4 14 1 15 154, लेकिन दिया है कितना 26,400। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर यहाँ से कैंसिल कीजिएगा या फिर देखें रेशियो को और छोटा कर सकते हैं।
7 से कटेगा 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42, तो 9 7 16 6 22, लेकिन दिया है 26,400। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 22 एकम 22, 22 दूना 44, 1 यूनिट 1200 का। बी और सी के हिस्से का अंतर, तो यार बी और सी के हिस्से का अंतर बोला, बी का हिस्सा है 9 यूनिट, सी का हिस्सा 6, तो डिफरेंस है 3 का। तो 1 यूनिट 1200, तो 3 यूनिट 3600, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, कहा एक आदमी 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदा, यानी दोनों कुर्सी का कंबाइंड क्रय मूल्य दिया है 900 रुपए। कहा एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसके लागत के 5/4 पर बेचा, तो उसे कुल लेन देन में 90 रुपए का लाभ हुआ। तो कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य, देखिए यार आप चाहें तो एलिगेशन से कर लें। कहा पहला को 4/5 पर बेचा, 4/5 में बेचा, तो एक चीज आप बताना, अगर मैं ये पूछूं कि कितना % में बेचा, अगर फ्रैक्शन में दिया है विक्रय मूल्य की कीमत के 4/5 पर बेचा है, 4/5 पर बेचा, तो मैं पूछता हूं कि कितना % में बेचा, तो आप % में निकालना जानते हैं, 100 से गुना करिएगा, 20 5 100, 20 चौक 80% में। पहला कुर्सी को उसके लागत के 80% में बेचा और दूसरा कुर्सी को कहा क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा, यानी कितना % में बेचा, 100 से गुना करिएगा मेरे भाई, तो 125% में बेचा। क्लियर है बात? ये समझना जरूरी है मेरे भाई। का पहला कुर्सी को 80% में बेचा, दूसरा कुर्सी को, पहला को कितना में बेचा? 80% में, दूसरा को कितना में बेचा? 125% में। फ्रैक्शन के रूप में विक्रय मूल्य दिया था, उसको हमने % के रूप में निकाल दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप बताएं, पहला कुर्सी को 80% में बेचा, यानी कितने का लॉस हो गया? 20% का लॉस हुआ, चूंकि क्रय मूल्य 100% होता है, 80% में बेचा यानी 20 का हानि हुआ। दूसरा कुर्सी को 125% में बेचा, यानी क्या? 25% का लाभ हो गया। पहला कुर्सी पर 20% हानि, दूसरा कुर्सी पर 25% का प्रॉफिट। अब दोनों को मिलाकर कुल लेन देन में उसको कितना % का लॉस या प्रॉफिट हुआ? तो इसने बोला पूरी लेन देन में 90 रुपए का लाभ हुआ। तो आप बताना 90 का लाभ हुआ कितना पर? 900 पर। 90 का लाभ, क्योंकि % यहाँ परसेंटेज वैल्यू लिए, यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ भी परसेंटेज वैल्यू लेना होगा। तो 90 रुपए का लाभ हुआ है 900 पर, % में कितना? 100 से गुना, 2 0 से 2 0 9 से काटिएगा 10, यानी पूरी लेन देन में उसे 10% का लाभ हुआ। अब मेरे भाई 25 में से 10 गया 15 और 10 में से -20 घटाइएगा कितना? 30। कैंसिल करिए, 1:2, यानी कि पहला कुर्सी का क्रय मूल्य है 1 यूनिट, दूसरा कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो है 2 यूनिट। तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 3 यूनिट पर दिया है कितना? 900। 3 यूनिट 900, तो 1 यूनिट 300 का। कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य, कम दाम वाली का क्रय मूल्य है 1 यूनिट यानी 300 रुपए। अधिक दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य बोलता तो 2 यूनिट यानी 600 रुपए, पर बोला कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था, और इसको जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, पर हमको नहीं लगता कि उसका जरूरत है। एलिगेशन से ही कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए यार, कहा ए 40% राशि बी को देता है। बी ने प्राप्त राशि में से 200 रुपए टैक्सी ड्राइवर को दे देता है एवं शेष का 1/4 भाग सी को देता है। यदि सी को 600 रुपए प्राप्त होते हैं तो ए के पास कितनी राशि थी? ए के पास सपोज X रुपए था। ओके, अब कहा ए के पास जितने पैसे थे उसका 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ए ने बी को दे दिया, यानी इतना पैसा जो है ए ने बी को दे दिया। एक बार फिर से, ए 40% बी को दे देता है, यानी ए के पास जितने पैसे थे उसका 40% उसने बी को दे दिया, यानी x का 2/5 बी को दे दिया। तो बी के पास इतने पैसे हो गए। अब कहा बी के पास जितना पैसा था ना, उसमें से 200 रुपए उसने टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। तो टैक्सी ड्राइवर को जो दिया वो निकाल दिए, तो बी के पास अब शेष इतने पैसे बच गए हैं। क्लियर है बात? अब कहा बी के पास जितना शेष बचा है उसका
1/4 भाग उसने सी को दे दिया। का बी के पास जितने पैसे शेष बचे थे उसका 1/4 भाग यानी इतना पैसा जो है उसने सी को दे दिया, पर सी को दिया कितना 600 रुपए। क्लियर है बात। अब कैलकुलेशन करिएगा तो ये 2x/5 यार क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 2400 और माइनस का 200 इधर जाके जुटेगा तो 2400 और 200 कितना 2600। अब 2 से काटिए तो 13 बार में x बराबर क्रॉस मल्टी 13 पचे 6500 यानी ए के पास कितने पैसे थे 6500 रुपए। देखिए का किसी व्यक्ति को 9 द्वारा किसी गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर वापिस आने में 5 घंटे लगता है। यानी धारा के दिशा में गया और वहां से वापिस आ गया तो उसे 5 घंटे लग गए। का शांत जल में 9 की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर एवं 4 किलोमीटर पर आवर है, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें। देखिए यार मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है d किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में गया है, तो जाने में समय लगा कितना, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में गया है तो चाल जोड़कर, बोट का चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, वाटर का चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, धारा के दिशा में गए तो चाल जुटेगा 14। अब आप बताना अगर ये डिस्टेंस है d किलोमीटर, अब आप यदि धारा के दिशा में गए तो जाने में d किलोमीटर दूरी तय करिएगा। अब धारा के अपोजिट वापिस आए हैं तो मेरे भाई जितना गए हैं उतना ही तो वापिस आइएगा ना यार। अगर गए d किलोमीटर तो लौट कर आइएगा भी d किलोमीटर, तो वापिस आए d किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में d किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन में चाल घटेगा, 10 में से 4 गया 6। यार धारा के दिशा में गए तो टाइम लगा इतना, धारा के अपोजिट आए तो टाइम लगा इतना, जाने में इतना समय लगा, आने में इतना समय लगा, और इन दोनों को जोड़कर टोटल समय लगा है कितना 5। क्लियर है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस आ ही जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो चलिए आगे बढ़ते, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखें का ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह काम 40 दिन में पूरा होता है। बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए यार यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी सपोज कर लेते हैं। ए का एफिशिएंसी है ए यूनिट पर डे, यानी ए पर डे ए काम करता है। क्लियर है बात। और बी जो है पर डे बी यूनिट काम करता है, यानी बी का एफिशिएंसी है बी यूनिट पर डे, यानी बी एक दिन में बी काम करता है। तो पहला लाइन आप पढ़िए आराम से। का ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में इतना, बी एक दिन में इतना, तो दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करता है। एक दिन में इतना तो 36 दिन में कितना, 36 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया क्या टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। क्लियर है बात। ये क्या आ गया यार, क्लियर, ये टोटल वर्क आ गया फर्स्ट डाटा से। अब सेकंड लाइन में कहा यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह काम 40 दिनों में पूरा होता है। देखिए गौर से समझिए इस बात को। कहा अंतिम 10 दिन ए अकेले काम करे तो पूरा काम 40 दिन में हुआ। पूरा काम अगर यहां से यहां तक ये लाइन है, पूरा काम हुआ है 40 दिन में, जिसमें का अंतिम के 10 दिन, अंतिम के 10 दिन जो है ए अकेले काम किया, अंतिम के 10 दिन ए अकेले काम किया। इस बात का अर्थ ये है कि शुरू के 30 दिन तक जो होगा ए और बी दोनों मिलकर काम किया होगा। मानते हैं ना बात का। पूरा काम जो है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा काम खत्म हुआ है 40 दिन में। पूरा काम 40 दिन में हुआ, जिसमें अंतिम के 10 दिन ए अकेले काम किया। अंतिम के 10 दिन अगर ए अकेले काम किया, इसका अर्थ ये है कि शुरू के 30 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर काम किया होगा। बात समझ गए होंगे। तो देखें ए और बी 30 दिन तक साथ में काम किया।
और बचे हुए काम को ए जो है अकेले 10 दिन में पूरा किया तो काम समाप्त हो गया। अर्थात ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है अतः आपस में बराबर। क्लियर है बात। अब कैलकुलेशन कर लें यार, ये 36A प्लस 36B, 30A और 10A कितना 40A और प्लस 30B। 36 इधर जाके घटेगा 40 में से तो 4A, 30 भी इधर आके 36 में से घटेगा 6B। 2 दूना 4, 2 तिया 6। A और B का रेशियो क्या आ गया 3/2, यानी A का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, B का एफिशिएंसी 2 यूनिट का। B अकेले उस काम को कितने समय में, तो पहले टोटल वर्क निकालिए। ये भी टोटल वर्क है, ये भी, किसी से भी आप टोटल वर्क निकाल ले तो टोटल वर्क यहां से आ गया कितना, तो A प्लस B। A एक दिन में 3 काम, B एक दिन में 2 काम, 3 और 2 5 काम, एक दिन में 5 काम तो 36 काम कै दिन में, टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क अब का इस पूरे काम को B अकेले कितना दिन में, B एक दिन में 2 काम करता है तो इस काम को कितना दिन में, B के एफिशिएंसी से डिवाइड, 18 पचे 90 दिन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार की औसत वर्षा जो है 420.5 सेंटीमीटर है। यार सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इन 4 दिनों का औसत तापमान है 420.5, तो 4 दिन का टोटल कितना हो गया, 4 गुना 420.5 करिएगा तो 5 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 1682 का मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 4 दिनों का औसत तापमान 440.5 है। तो 4 दिन का टोटल तापमान कितना, औसत गुना संख्या, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 1762। अब मेरे भाई इन दोनों इक्वेशनों को आप घटा दीजिए तो ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, मंडे माइनस फ्राइडे आ गया कितना, 1682 में से 1762 गया 80। अब सवाल में कहा सोमवार तथा शुक्रवार को क्रमशः कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई ये निकालना है। देखिए यार दिया है सवाल में मंडे और फ्राइडे के हुए वर्षा का अनुपात है 20:21, यानी मंडे को 20 यूनिट वर्षा हुआ, फ्राइडे को 21 यूनिट, तो मंडे माइनस फ्राइडे 80, तो मंडे माइनस फ्राइडे जो है 80, डिफरेंस माइनस में तो उससे मतलब है नहीं, तो 20 में से 21 घटाइएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा 1 यूनिट, लेकिन है कितना माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 यूनिट बराबर 80, तो 20 यूनिट बराबर 1600, 21 यूनिट बराबर 1680। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 2 दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई। इस प्रकार से घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो गई। तो संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या है जिसमें बड़ा और छोटा का बात किया हमने, मान लिया x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या, x इज ग्रेटर देन y। अब का प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटा दिए। प्रत्येक कहने का मतलब बड़ा संख्या पहला संख्या में से भी छोटा का आधा घटाए और दूसरी संख्या में से भी छोटी संख्या का आधा घटा दिए। तो पहली संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाने के बाद रिजल्ट बचा इतना, और दूसरी संख्या में से भी छोटी का आधा घटाए तो रिजल्ट बचा इतना। अब सवाल कहा कि प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाने के बाद जो परिणाम आया उसमें ये बड़ी वाली संख्या जो है छोटी वाली संख्या से 4 गुना बड़ा है। जैसे जैसे बोला लिख लेते हैं। अब यहाँ ये आ गया 2x माइनस y बट्टा 2, y में से y बट्टा 2 घटाइएगा 2y माइनस y यानी y बट्टा 2 गुना 4, 2 दूना 4। अब मेरे भाई 2x माइनस y बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूना 4y। क्लियर है बात। माइनस का y उधर जाके जुटेगा तो 2x बराबर 5y,
x बट्टा वाई बराबर 5/2, यानी अनुपात आ गया 5:2। तो ऑप्शन ए। देखिए का किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। का लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम है। का 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 है। तो देखें यार ये चीज जरूरी है कि एक्चुअल में जो नंबर दिया वो किस चीज का दिया, तो इसने दिया है कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थी की संख्या 500 है। 10 वर्ष से अधिक आयु वाले का संख्या दिया। तो आप बताएं एक चीज मेरे भाई, का विद्यालय में गर्ल्स का संख्या 3/7 है तो बॉयज का संख्या कितना 4/7 होगा। मानते हैं इस बात को। अब आगे कहा कि लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है, यानी कि टोटल जितने लड़के हैं उनमें से एक लड़का का आयु 10 वर्ष से कम है। 4 में से एक लड़का ऐसा है जिसका आयु 10 से कम है, तो बाकी का जो 3 लड़का होगा उसका आयु 10 वर्ष से अधिक होगा। यानी जितने लड़के हैं उनमें से 1/4 का आयु 10 से कम है, तो शेष 3/4 लड़का का एज जो होगा ये 10 वर्ष से ज्यादा होगा। अब आगे कहा लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम है। कहने का मतलब टोटल 6 गर्ल्स हैं जिनमें से 5 गर्ल्स का एज 10 वर्ष से कम है। 5 गर्ल्स का एज 10 से कम है तो बचे हुए 1 गर्ल्स का एज 10 वर्ष से ज्यादा होगा। यानी जितने गर्ल्स हैं, यार कहाँ लिख दिए, बॉयज यहाँ है ना, तो यहाँ होगा 3/4। अब कहा कि गर्ल्स के संख्या का 5/6 की आयु 10 से कम है, यानी जितने गर्ल्स हैं उनमें से 1/6 की आयु जो होगी वो 10 वर्ष से ज्यादा होगी। यानी इतने गर्ल्स का एज 10 वर्ष से ज्यादा, इतने बॉयज का एज 10 वर्ष से ज्यादा, और दोनों को जोड़ दिए तो टोटल इतने विद्यार्थी का एज 10 वर्ष से ज्यादा है। पर एक्चुअल में दिया है कितना, 500 बच्चे का एज 10 वर्ष से ज्यादा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो टोटल हो जाएगा। क्लियर है बात। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए यार 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 सेम नंबर को 3 बार जोड़ना है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर 5 गुना 3 बट्टा 3 के पावर 5 2 बार ऐड करना है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं ऐसे, स्वतंत्र हैं 3 के पावर 5 गुना 2 इंटू मेरे भाई 6 के पावर 5 को कै बार जोड़ना है, 4 बार। सेम टर्म है, 4 बार जोड़ना है, तो डायरेक्ट इसको लिख दिए 6 के पावर 5 गुना 4 बट्टा 2 के पावर 5 गुना 3 और दाएं साइड में दिया है 2 के पावर n। अब जरा सबको प्राइम फैक्टर के रूप में अरेंज करिएगा, तो आप देखें यार 4 के पावर 5 को लिख सकते हैं, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो और कंप्लीट टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10 गुना 3 बट्टा 3 के पावर 5 गुना 2। मानते हैं बात, गुना 6 होता है 3 गुना 2, 3 गुना 2 यानी 3 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5 और 4 होता है 2 का स्क्वायर बट्टा में मेरे भाई 2 के पावर 5 गुना कितना 3। क्लियर है बात। तो 3 के पावर 5 से ये 3 के पावर 5 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब जरा ध्यान से देखिए 2 के पावर 5 से ये 2 के पावर 5 कैंसिल। अब ये 2 से ऊपर 2 के पावर 2 है, यानी कि नीचे वाला एक ठो 2 से ऊपर का एक ठो 2 कट जाएगा। समझ पा रहे हैं बात। अब ऊपर है 2 के पावर 10 गुना 2, यहाँ पर देखें तो 2 के पावर 10 गुना 2, बेस समान है, पावर जुटेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 11 बराबर 2 के पावर n। बेस समान है तो पावर भी समान होगा, इसीलिए n बराबर 11 और n का ही मान निकालना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी का। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेष 2 आता है, तो n में अंकों का योग क्या होगा। कहा n जो है ये 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या आप सभी को पता है क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 पर 5 जीरो।
ये 6 अंकों 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना यार, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। का इस नंबर में 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेष 2 आता है। तो देखें यार, शेष 2 आता है, वो चीज हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन जो 4 6 10 और 15 इन सबों से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। पहले ये जानना जरूरी है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन, वह न्यूनतम संख्या कौन जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 10 और 15 से भी कटे, यानी इन सबों के एलसीएम से कटे। तो 4 6 10 और 15 का एलसीएम मेरे भाई कितना, 60। तो 60 से डिवाइड करिए इसको, तो एक बार में 60, 40 1 0 उतरा, 6 छक 36, 1 0 6 छक 36, 6 छक 36, तो शेष बच गया 40। अब सुने जरा एक चीज, देखिए यार, एग्जैक्ट डिवाइड 60 से कटने वाली संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि जो रिमाइंडर बचा है, जो शेष बचा है, इसको डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 60 से पूरा पूरा कटेगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि इन दोनों के डिफरेंस को अगर नंबर में जोड़िएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 60 से पूरा पूरा कटेगा। फिर से सुनिए, 2 तरीका क्या है। एक तो तरीका है मेरे भाई कि जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचा, इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से अगर घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। दूसरा बात है कि इन दोनों के डिफरेंस को अगर इसमें जोड़िएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आप यहां पर एक चीज बताइए, अगर 40 घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 60 से कटेगा, लेकिन मेरे भाई अगर 40 घटाइएगा तो क्या ये 6 अंकों का संख्या बरकरार रह पाएगा? इसमें से 40 घटाइएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 अंकों, 60 से तो कटेगा जरूर, लेकिन वो संख्या 6 अंकों का बरकरार नहीं रह पाएगा। अतः यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। तो यार 60 से कटने वाली संख्या कितना, अगर 20 को इसमें जोड़िएगा तो ये बनेगा 1000020। अब ये नंबर जो है ना मेरे भाई, ये नंबर 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कहने का मतलब कि इस संख्या में अगर 60 से भाग दीजिएगा तो ये संख्या 60 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। पर सवाल कहा कि शेष 2 आना चाहिए, तो इसमें 60 से भाग दीजिएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, शेष 2 बचना चाहिए, तो 2 जोड़ दीजिए, तो जो नंबर होगा ना वो ऐसा कुछ होगा। अब ये नंबर जो है, ये नंबर 6 अंकों का है, क्लियर है बात। और इस नंबर में अगर 60 से डिवाइड करिएगा, इस नंबर को अगर 60 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। और सवाल में यही कहा कि उस संख्या के अंकों का योग याद करें, तो इसके डिजिट को अगर जोड़िएगा तो 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 5 अंकों का योग आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार, ये दिया है कंडीशन a के पावर 1/3 है 11। हमसे बोला a² - 333a, इसका वैल्यू निकालना। तो मेरे भाई अगर दोनों साइड क्यूब करिएगा तो a = 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331। समझ पा रहे हैं बात को। अब यहाँ देखें यार, अगर a कॉमन करिएगा तो a - 331 आएगा, क्लियर है बात। अब a का वैल्यू तो पता है ही 1331 इंटू 1331 में से अगर 331 घटाइएगा तो बचेगा 1000, मल्टीप्लाई करिएगा तो 1331 पर 3 0 चिपका दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था ये। पहले क्या किए, दोनों साइड क्यूब कर दिए, यहाँ क्यूब करिएगा तो a = 1331 आएगा, यहाँ से a कॉमन कर लिए, काम खत्म।
का ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने का जिम्मेवारी लेता है। ए उस काम को 5 दिन में, बी 15 दिन और सी के मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेता। देखिए यार, कहा ए अगर अकेले काम करेगा तो काम को 5 दिन में पूरा कर देगा, बी अकेले करे तो काम 15 दिन में कर देगा। मानते हैं बात? कहा कि ना तो ए अकेले काम किया ना ही बी अकेले काम किया, इन लोगों ने किया क्या कि एक तीसरे आदमी सी की सहायता लिया, तब जाके काम पूरा हो गया 3 दिन में। सी का सहायता लिया और काम 3 दिन में खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर काम किया है तब जाके काम 3 दिन में पूरा हो गया। तो 5, 15 और 3 का एलसीएम कितना? 15। 5 तिया 15, एकम 3 पचे 15। अब यार देखें, ए का एफिशिएंसी है 3, मेरे भाई बी का एफिशिएंसी है 1, तीनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी 5, ए और बी को मिलाकर 4 है, तो सी का कितना होगा? 1। क्लियर है? तीनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए। अब कहा ए और बी ने जो है 250 रुपए में काम करने का ठेका लिया है, तो टोटल पैसे काम को फिनिश करने का मजदूरी जो है ये 250। चाहे आप अकेले कर, अगर ये अकेले कर देता तो पूरा पैसा ये ले जाता। ठेका कोई भी लिया हो उससे मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ी कि ना है कि अगर जैसे कोई जो क्या उसको बोलते हैं ठेकेदार है, उसने ठेका लिया तो वो अकेले तो काम करेगा नहीं, वो कई वर्कर को काम पे रखता है। एक आदमी ठेका लिया और बहुत सारे वर्कर को काम पे रखा तो उसी पैसे में से ना सबको हिस्सा देगा। तो यही चीज है कि ए और बी ने ठेका लिया, अगर ए अकेले करता तो पूरा पैसा ए लेकर जाता, बी अकेले करता तो पूरा पैसा बी लेकर जाता। लेकिन हुआ क्या, ना तो ए अकेले किया ना ही बी अकेले किया, इन लोगों ने एक तीसरे आदमी सी का सहायता लिया, अर्थात तीनों ने मिलकर काम पूरा किया। तो इस पैसे में से तीनों को मजदूरी मिलेगा। ए 3 काम किया, बी 1 काम, सी 1 काम, तो तीनों मिलकर टोटल काम किए हैं कितने? 5 यूनिट काम किया और पूरा काम करने का मजदूरी 250 रुपया। तो एक काम करने का मजदूरी कितना? 50 रुपया। तो सवाल का सी को कितना पेमेंट मिलेगा? सी ने काम किया 1 यूनिट यानी कितना रुपया? 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। कई बार ये चीज जो है लोगों को परेशान करता है। कई बार लोग बोलता है सर जी ठेका तो ए और बी ने लिया है तो सी को कैसे पैसे मिलेगा? मान लीजिए आप कोई भी वर्कर, जैसे सपोज हम ठेका लिए, अगर अकेले करते तो पूरा पैसा हम रखते, लेकिन हमसे काम पॉसिबल नहीं है पूरा कर पाना, तो हमने 2-3 वर्कर को रख लिए। तो जो ठेका लिए हैं, जो अमाउंट लिए हैं, उसी में से ना सारे वर्कर को पैसे बांटेंगे। तो वही चीज यहां पे है। चलिए आगे समझ गए होइएगा। ये तो काफी आसान सा सवाल है। का लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे दिए। 2 आदमी को दिए। का लाला जो है अरुण को तो दिया 5% के वार्षिक दर पे और अरुण भाटिया को दिया 8% वार्षिक दर पे, और का वर्ष के अंत में 6% प्रति वर्ष के दर से ब्याज अर्जित करता है, यानी दोनों को मिलाकर साल के अंत में उससे 6% ब्याज मिलता है। तो कहा कि बताइए अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे दिए? तो एलिगेशन लगा दिए, यहाँ 2, 6 में से 5 गया 1, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर ए। का 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। अम्ल और वाटर का रेशियो दिया है 2:3। आगे का कितना पानी और मिलाया जाए, का कितना वाटर और मिला दे ताकि अम्ल और वाटर का रेशियो 2:5 हो जाए। देखें यार, अगर वाटर मिलाए हैं तो अम्ल सेम होना चाहिए, और संयोग से यहाँ अम्ल सेम है अर्थात रेशियो बैलेंस्ड है। तो कहा कि बताए कितना वाटर मिलाए, ये सवाल बोला। तो यार आप बताएं, मिक्सचर में पहले अम्ल था कितना? 3 यूनिट। वाटर था कितना? अम्ल था 2 यूनिट, वाटर था कितना? 3 यूनिट। तो टोटल मिक्सचर बना कितना? 5 यूनिट पर टोटल मिक्सचर दिया है 30 लीटर। 5 यूनिट 30 लीटर तो 1 यूनिट 6 लीटर। क्लियर है बात? का कितने वाटर मिलाए? तो वाटर पहले 3 था, अब 5 हो गया, यानी वाटर कितना मिलाए हैं? तो आप बोलेंगे सर जी 2 यूनिट। 1 यूनिट 6 लीटर तो 2 यूनिट कितना? 12 लीटर। ऑप्शन डी। ये सवाल आप लोग तो कर ही लेंगे। a + b = b + c = c + a दिया 6, 7, 8। तो यार बाएं साइड अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो a 2 ठो, b 2 ठो, c 2 ठो, अर्थात क्या होगा? ट्वाइस ऑफ a + b + c। दाएं साइड अगर सबको जोड़िएगा तो 6 या 7 13, 13 और 8 21। ध्यान रखिएगा ये यूनिट है। क्लियर है ना बात?
तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया 14 बराबर 21 यूनिट है मेरे भाई। तो 7 से काटिएगा तो ये 3 आएगा, ये 7 से 14 यानी क्या आ गया 3 यूनिट बराबर 4। बोला कि सी का मान क्या होगा, सी का वैल्यू निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के मान में से अगर सी का निकालना है तो ए और बी का घटा दीजिए। तो ए और बी का देखें गौर से, ए और बी का मान की कई यूनिट 6 यूनिट है। तो आप एक चीज बताना यार, अगर 3 यूनिट बराबर 4 है, 3 यूनिट अगर 4 है तो 6 यूनिट कितना होगा 12 होगा। क्लियर है बात। तो 14 में से 12 गया 2, 8 होगा ना यार। 6 यूनिट का 3 यूनिट अगर 4 है तो 6 यूनिट का वैल्यू 2 गुना होगा यानी कितना होगा 8 होगा। तो 14 में से 8 गया 6। यहाँ पे कुछ लोग नहीं समझ पाए होइएगा तो आप ऐसे कर लें, 3 यूनिट 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4/3। 1 यूनिट 4/3 है तो 6 यूनिट कितना होगा 6 यूनिट कितना, तो 6 गुना 4/3 करिएगा, 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8। सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के कंबाइंड योग में से ए और बी का घटा दीजिए तो सी का आ जाएगा 6, ऑप्शन ए। देखिए 2 + a/a है ऐसे। अगर यार सब यहाँ a है, यहाँ b, यहाँ c है, a से तो पूरे के बट्टा में, कहने का मतलब a से तो दोनों में ना बारी बारी भाग लगेगा। a से 2 में भाग दीजिएगा तो होगा 2/a, a से a में भाग दीजिएगा कट के बचेगा 1। पूरे के बट्टा में b है यानी b से दोनों में बारी बारी, तो b से भाग दीजिएगा, यहाँ बचेगा 2/b + 1। सिमिलरली 2/c + 1 और दाएं साइड 4। क्लियर है बात। अब यार देखें, यहाँ a, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाएं साइड 2/a 2/b 2/c 2 कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा 1/a + 1/b + 1/c। क्लियर है बात। और 1 + 1 + 1 3 दाएं साइड जाके 4 में से घटेगा, क्या बचेगा 1। अब देखें यार, इसको अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो a b c तो एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा ab + bc + ca और 2 दाएं साइड जाएगा तो 1/2 और इसी का वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन डी। 21 नंबर आसान था, आप लोग खुद से उसको कर लीजिएगा। देखें यार, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या होगा 8p, ये दाएं साइड जाएगा तो p² - 2p + 1 तो p²। 8p उधर जाके घटेगा तो -10p और +1 बराबर 0। मेरे भाई हमको चाहिए p + 1/p का वैल्यू, यहाँ पे 1 है, हमको चाहिए 1/p। तो p से अगर डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो ये बचेगा p -10 और +1/p बराबर 0, यानी p + 1/p बराबर -10 उधर जाके +10, ऑप्शन सी। देखिए का 12 पंप जो है पर डे 6 घंटा काम करके एक जलाशय को यानी एक काम को 15 दिन में कर देगा, तो यानी बराबर का कितने पंप, मान लेते हैं p पंप जो है 9 घंटा पर डे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में कर देगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से 12 कैंसिल, 3 × 9 3 दूना 6 3 × 5 15 तो p बराबर 5 दूना 10, ऑप्शन सी। देखें यार समझे, का 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो k के तुलना में 8 संख्याओं का औसत कितना अधिक हो जाएगा, ऐसा इसने सवाल में बोला। यार एक चीज आप बताना, जैसे 3 4 5 ये 3 क्रमागत संख्या, और आप सभी को पता है कि क्रमागत है तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, इसका एवरेज क्या होगा 4। मैं आपसे बोलूं अगली एक संख्या और शामिल कर ली जाए, यानी 3 4 5 एक संख्या और शामिल कर लिए, तो अब ये 4 संख्या का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज मिडिल टर्म, तो मिडिल में 2 नंबर आ गया, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, 5 4 9/2 यानी कितना 4.5। बोले अगली एक संख्या और शामिल कर ली जाए, 6 तक तो है ही, एक संख्या और यानी 7 शामिल कर लीजिएगा, ये टोटल कितना संख्या हो गया 5 संख्या। अब इन 5 संख्या का एवरेज क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये मिडिल टर्म, इस बार मिडिल में एक ही नंबर आ रहा है यानी कि 5।
एक संख्या और आगे का शामिल कर लिए, आगे का एक संख्या और शामिल कर लिए, तो अब टोटल कितने नंबर हो गया? 5 नंबर। तो अभी भी एवरेज तो देखें यार, लगातार संख्याओं का एवरेज, अगर दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, हर जगह अगर दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है मेरे भाई। तो ये तो लगातार संख्या एक एक का गैप है तो एवरेज मिडिल टर्म, तो इस बार मिडिल में 2 नंबर आ रहा है, तो दोनों को जोड़कर 2 से 1 नंबर है तब तो सही, 2 नंबर है, दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 6 5 11/2 यानी कितना? 5.5। तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर एक नंबर जोड़ने पर, हर एक नंबर को जोड़ने पर जो है एवरेज 0.5 बढ़ जा रहा है, हर एक नंबर को जोड़ने पर एवरेज 0.5 बढ़ जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना बात को? हर एक नंबर को ऐड करने पर एवरेज 0 पॉइंट बढ़ जा रहा है। एक ऐसा सवाल हम लोगों ने और किया था, इवन नंबर के केस में अगर सम संख्या है तो वहां तो सम संख्या में 2-2 का गैप होता है, तो वहां एवरेज 1 बढ़ रहा था, पर यहाँ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 1-1 का गैप होता है, 1 का गैप तो 1 का आधा, एवरेज 0.5 बढ़ेगा। 2 का गैप है तो एवरेज आधा यानी 1 बढ़ेगा, और अगर 1 का गैप है तो 1 का आधा, एवरेज 0.5 बढ़ेगा। तो आप समझ पा रहे होइएगा कि एक नेचुरल नंबर अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो एवरेज 0.5 बढ़ जा रहा है। एक नेचुरल नंबर एक्स्ट्रा ऐड करने पर एवरेज कितना बढ़ता है? 0.5। हम बोले कि 2 नेचुरल नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो एवरेज कितना? तो आप बोलेंगे सर 3, 1 बढ़ेगा। अगर 3 नेचुरल नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो एवरेज कितना? तो आप बोलेंगे सर 1 ऐड करेंगे तो एवरेज 0.5, 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 1.5 बढ़ जाएगा। क्लियर है ना बात? तो आ जाए सवाल पे अब। का 6 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत के है? 6 संख्या का औसत कितना है? के है। अगली 2 प्राकृत संख्या भी शामिल कर ली जाए, 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लिए तो 8 नंबर हो गया। अब कहा एवरेज के की तुलना में 8 संख्याओं का औसत कितना बढ़ जाएगा? तो मेरे भाई आप बताएं, पहले से एवरेज था 8, 2 प्राकृत संख्या एक्स्ट्रा ऐड किए तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे सर देखें, एक संख्या एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो एवरेज बढ़ेगा 0.5, एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो एवरेज बढ़ेगा 0.5, और हमने 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो एवरेज बढ़ेगा कितना? 1 बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल का नाम हमने बता दिया है, DK शर्मा मैथमेटिक्स। इस पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है ना? इस बार डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यार वहां पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होने लग रहा था, तो आप लोग टेलीग्राम से ही PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।